हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये हमारी यूपी ट्रिपल एस सीपेट की हिस्ट्री की सीरीज़ का 16वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने हुमायूं और शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में जाएँ। लगभग 15-16 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप जाके पहले उनको पढ़ लें, उसके बाद यहाँ आएँ तो ये क्लास आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अकबर के जन्म के समय उसकी परिस्थितियाँ क्या थी। क्योंकि ये हुआ था, हुमायूं वापस से आता है और हुमायूं वापस से आके जब अपना यहाँ दिल्ली पे कब्जा करता है, सिकंदर शाह सूर को हरा के दिल्ली पे कब्जा करता है, उसके साल भर के भीतर ही दीन पनाह के पुस्तकालय में उसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय जो था अकबर एकदम बाल्यावस्था में था, लगभग 14 वर्ष की आयु थी इसकी। और उस समय ये राजा बनता है। तो राजा बनने के बाद इसने वो परिस्थितियाँ अपने सामने, जो स्थितियाँ थीं, उसके बाप को वापस अपनी सत्ता हासिल किए लगभग एक भी वर्ष नहीं हुआ था, वो अपनी सत्ता को सही से स्थापित भी नहीं कर पाया था, तभी चला गया। तो सत्ता भी अव्यवस्थित थी, राज्य भी अव्यवस्थित था। उसको कैसे अकबर ने समेटा और क्यों हम लोग मतलब क्यों इतिहास में अकबर का नाम ऊंचे दर्जे पर लिया जाता है, तो इसकी भी बात करेंगे इसमें। चलिए देखते हैं। तो इसका जन्म जो है ये 15 अक्टूबर 1542 को होता है। इसकी माँ का नाम जो है हमीदा बानो बेगम होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो ये जो होता है इसका राज्याभिषेक ये 14 फरवरी की डेट को 1556 में, उसके मरने के साथ ही, हुमायूं के मरने के जस्ट बाद में ही, कालन और पंजाब में ही हो जाता है। ये दिल्ली में आके मतलब इसका राज्याभिषेक नहीं होता है। ये पहले राज्याभिषेक इसका शुरुआत में ये कालन और पंजाब में ही कर दिया जाता है। उसके बाद में परिस्थितियाँ दिल्ली की क्या रहती हैं। शुरुआत में तो इसको बैरम खान का संरक्षण रहता है। पहले ये जान लें, ये शुरुआत में, क्योंकि बाल्यावस्था में इसको शासन मिल गया था और बचपन से इसके संरक्षक रहे थे बैरम खां। तो बैरम खां के संरक्षण में ही उन्होंने ही इसको सब कुछ सिखाया था, युद्ध कला और सारी बातें सिखाई थी। तो इनका संरक्षण रहा लगभग, इनके शासन प्राप्त करने के लगभग 4 साल तक। तो क्या होता है, जब इसका राज्याभिषेक वहाँ पे कर दिया जाता है, उस समय क्या होता है, यहाँ पर सिकंदर शाह सूर का एक भाई हुआ करता था। वो आदिल शाह करके एक आदमी हुआ करता था। तो सिकंदर शाह सूर को जब उसने हरा दिया और हुमायूं वहाँ से हार गया, तो उसके बाद फिर हुमायूं मर गया, तो उसके बाद फिर वो दोबारा से क्लेम करने लगा था दिल्ली पर। लेकिन फिर क्या होता है, हेमू नाम का इसका एक सेनापति होता है। हेमू ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया और वो दिल्ली पर अधिकार करके बैठ गया। उस टाइम पे एक तारदी बेग करके इनका वहाँ पे जो है मुगलों का जो है एक सूबेदार हुआ करता था, तारदी बेग नाम था। इसने उसको हरा दिया और मार के उसको, और फिर सूबेदार वहाँ पर बन गया, तो वहाँ का राजा बन गया हेमू। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, ये अकबर आता है और अकबर और हेमू के बीच में ये पानीपत नाम की जगह पे पहला युद्ध होता है, दूसरा युद्ध होता है पानीपत का। पहला युद्ध जो है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ऑलरेडी हो चुका था, तो ये दूसरा युद्ध था। इस युद्ध में क्या होता है, बैरम खां की मदद से ये हार जाता है, हेमू हार जाता है। और उसके बाद फिर दिल्ली पर इसका जो है अकबर का शासन स्थापित होता है, दिल्ली की गद्दी अकबर के हाथ में आ जाती है। इसके बाद में क्या होता है कि बैरम खां की 1560 में मृत्यु हो जाती है। दरअसल होता क्या है कि बैरम खां का एक तो हद से ज़्यादा वो अकबर को बच्चा समझने लगा था, क्योंकि बचपन से उसने अकबर को एक बच्चे की तरीके से पाला था। तो उसको बहुत ज़्यादा शासन में उसके हस्तक्षेप करता था और अकबर को अपनी बातें ऊंची नहीं रख पाता था। अकबर को इस बात का वो था, एक तो। और दूसरी बात, इस आदम खां के बैरम खां के इस बढ़ते हुए कद से दरबार के काफ़ी लोग, जो इसकी धाय माँ थी और ये सारे लोग थे, इन सब में बड़ी ये गुटबाजी थी कि इसका बैरम खां का कद बहुत ज़्यादा हो गया है और ये जो बादशाह है उससे भी बड़ा होके अब खुद को दिखाता है। तो इस तरीके की कुछ जलन वगैरह वाली थी, चीज़ें थी। तो उन्होंने जो है अकबर की कानाफूसी की, अकबर से कानाफूसी की उसकी। और अंत में क्या हुआ, अकबर ने उन सब की बात सुनकर बैरम खां को मक्का जाने का आदेश दे दिया। कहा कि तुम मक्का चले जाओ। वो किसी जगह पे एक युद्ध लड़ रहा था, उसी समय उनको आदेश मिलता है कि आप मक्का चले जाइए। तो वो वहीं से मक्का के लिए निकल देते हैं। हालांकि अकबर को कुछ इसके बावजूद भी लोग चढ़ाते हैं कि हो सकता है वो बाद में जो है मक्का ना जाए और रास्ते से ही, या फिर बाद में कहीं जाके छुप जाए और बाद में आके आपके ऊपर अटैक करे और आपकी सत्ता लेने की कोशिश करे। तो इस सब के वजह से क्या होता है, अकबर फिर से उनके एक बार बहकावे में आ जाता है और फिर से अकबर पहुंच के उससे युद्ध करता है उसी रास्ते में। तो तिलवाड़ा नाम की जगह पे युद्ध होता है, बैरम खां हार जाता है इसमें। तो इस युद्ध में हारने के बाद बैरम खां को अकबर के सामने पेश किया जाता है। अकबर ने उसको 3 विकल्प दिए। उसको बोला कि आप जो है, आप डायरेक्टली ऐसे जिस तरीके से आपका पत्ता, वो तो अब आपको नहीं मिलने वाला है। आपको मैं 3 ऑप्शंस देता हूँ। एक, आप क्या करें, आप मेरे सलाहकार बन जाएं। दूसरे, आप क्या करें, अगर आपको मेरा सलाहकार बन के रहना नहीं पसंद है तो आपको कोई भाई
एक प्रांत दे देता हूँ, आप वहाँ की सूबेदारी करिए, कोई सूबे का जिम्मा दे देता हूँ, आपको सूबेदार बना देता हूँ। और तीसरा क्या किया कि आप मक्का चले जाइए, अगर आपको दोनों नहीं पसंद तो आप मक्का चले जाइए। तो बैरम खान ने कहा कि मतलब एक ऊंचे पद पे रह के उसके बाद निचले पद पे आना, तो ये उसको स्वीकार नहीं हुआ। उसने मक्का जाने वाला विकल्प चुना और वो वापस मक्का की तरफ जाने लगा। इसी क्रम में वो मक्का जा ही रहा होता है तो एक अफ़गानी होता है मुबारक खान नाम का, और इसने इसकी हत्या कर दी थी। हालांकि कहा जाता है कि ये हत्या अकबर ने ही कराई थी। और इसके मरने के बाद में क्या होता है, इसकी पत्नी होती है सलीमा बेगम। ये रिश्ते में अकबर की सगे चाचा की लड़की थी। तो इसके मरने के बाद सलीमा बेगम से अकबर शादी कर लेता है। और इसका सलीमा बेगम का और बैरम खां का पुत्र जो था अब्दुर्रहीम खान खाना, तो इस अब्दुर्रहीम को ये अपना पुत्र बना लेता है और अपने दरबार में रख लेता है। और गुजरात विजय के पश्चात उसी के उपलक्ष्य में इसने इसको खाने खाना की उपाधि भी दी थी। इसकी जगह जो थी अपने नवरत्नों में इसने रखी थी। तो आगे देखते हैं। तो इसके बाद भी क्या होता है, अब बैरम खां का संरक्षण तो चला जाता है, बैरम खां का जो हद से ज़्यादा कंट्रोल था वो तो हट जाता है। लेकिन फिर जो इसकी धाय माँ थी और जो इसकी क्या बोलते हैं दासियों का ग्रुप था, दासियाँ नहीं ऐसे कह सकते हैं, जिन्होंने इसका पालन पोषण किया था, उनका जो है इसके शासन पे इफेक्ट देखने को मिलता है। लगभग 4 साल 1560 से 1564 तक इसको पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से भी जाना जाता है। ये अकबर के जीवन काल पे, अकबर के शासन काल पे एक धब्बा माना जाता है। तो इसमें क्या था, इसकी धाय माँ थी जो जिन्होंने इसको पाल पोस के बड़ा किया था, उनका नाम था महामनगा, और उसका पुत्र था आदम खां। इन दोनों का बड़ा कंट्रोल हो जाता है इस पर। ये हर तरीके से जो है आदम खां मतलब एक तरीके से आवारा हो जाता है, किसी की सुनता ही नहीं है, अकबर के आदेशों को मतलब ज़मीन पे रखता है। तो क्या होता है, मालवा के एक्सपेडिशन के लिए अकबर ने इसको भेजा होता है आदम खां को। ये मालवा को जीतता तो है, वहाँ से बहुत सारा पैसा भी प्राप्त करता है, लेकिन अकबर को नहीं देता है, राज खजाने में जमा नहीं कराता है, बहुत सारा पैसा ये अपने पास रख लेता है। तो इससे नाराज़ होकर मतलब अकबर को पहले से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, बहुत समझा चुका था, और इस पॉइंट पे इसने ओवर कर दिया। तो आदम खां को इसी वजह से मृत्युदंड हुआ। 1562 में इसने इसको फांसी पे चढ़ा दिया, इसको मृत्युदंड दिला दिया। अब इस वजह से क्या हुआ, ये महामनगा जो हुई, इनका जो है मोह भंग हुआ, और इस तरीके से जो है इनका कंट्रोल हटा, और साल 2 साल के अंदर ही पुत्र मोह में ये भी उस पार हो गई। तो फिर इस तरीके से धीरे धीरे करके लगभग 1564 तक ये पर्दा शासन जो है इसके जीवन से हट जाता है। अब आगे देखते हैं अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो अकबर ने एक बहुत बड़े भूभाग को जीता था, और कैसे जीता था, कब कब जीता था, वो सब देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले 1561 में इसने मालवा का विजय किया था, मालवा को जीता था। वहाँ का शासक था बाज बहादुर, और इसको इसी आदम खां के सहयोग से जीता था। और दूसरी विजय थी इसकी चुनार की। ये चुनार आपका लगभग मिर्ज़ापुर के पास में पड़ता है। ये चुनार पे इसने विजय करी थी। वहाँ का सेनापति था आसफ़ खां। आसफ़ मतलब इसका सेनापति था आसफ़ खां, और उसने जाके वहाँ पे जीता था चुनार के किले को। तीसरा था गोंडवाना। गोंडवाना उस टाइम पे यूपी या इधर जो एरिया लगा हुआ होता है, क्या बोलते हैं, बघेलखंड का इलाका है, लगभग इसको बोला जाता है गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना जो था, गोंडवाना पे उस टाइम पे एक बाल शासक का वो था, वीर नारायण नाम का एक बालक था। ये छोटा सा मतलब एक शासक के तौर पे बैठा हुआ था। हालांकि मुख्य शासिका जो वहाँ की थी, जो उसकी संरक्षक बन के कार्य कर रही थी, वो थी इसकी माँ दुर्गावती। तो इसके ऊपर अटैक करता है, इसी आसफ़ खां के चढ़ावे में आके ये यहाँ पे अटैक करता है, और वहाँ पे भी इसने जीत दर्ज की थी 1564 में। हालांकि माँ दुर्गावती जो थी, इसकी माँ दुर्गावती है वीर नारायण की, इन्होंने क्या किया था, अपनी कह लें अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने तलवार से स्वयं की हत्या कर ली थी, ताकि मैं इन सब के हाथ में ना आऊँ। और मतलब उस टाइम पे थोड़ा इनह्यूमैन लोग करते थे जीतने के बाद में स्त्रियों वगैरह के साथ में, तो इससे बचने के लिए इन्होंने स्वयं की हत्या कर ली थी। इसके बाद देखते हैं राजस्थान या राजपूत के बारे में। तो राजस्थान को का विजय जो था, यहाँ पे बेसिकली इसको सिर्फ एक जगह चैलेंज हुआ था, एक ही जगह से इसको तगड़ा जवाब मिला था, ये था मेवाड़। बाकी लगभग सारे राजपूत जो दिखाई देते हैं उस टाइम पे इससे सरेंडर कर जाते हैं। सबसे पहला था आमेर। आमेर या जयपुर घराना जो था, इसके साथ में इसके संबंध शुरू होते हैं 1562 से। वहाँ के राजा थे भारमल, या इन्हीं को बिहारी मल के नाम से भी कई जगह लिखा हुआ होता है इनका नाम। तो इनकी पुत्री थी हरखाबाई, या जिसे हम इतिहास में जोधाबाई के नाम से अक्सर सुनते हैं, तो यही इसकी बेटी थी। इससे अकबर की शादी ये कर देता है राजा भारमल, और इसका पुत्र जो था भगवान दास नाम था ये, और इसका पौत्र यानी नाती जो होता है मान सिंह, ये दोनों अकबर के पास में जाते हैं और जीवन भर उसकी सेवा करते हुए गुजारते हैं।
तो आमेर के साथ में इसका कुछ इस तरीके से रिलेशन बना। मेवाड़ के साथ में क्या होता है, ये 1567 में सबसे पहले जब राजा उदय सिंह का वो था, वहाँ पे शासन हुआ करता था राणा उदय सिंह का, तो इसने वहाँ पे जाके एक बार लूट पाट मचाई थी इसकी अकबर की सेना ने। तो उस टाइम पे उतने मजबूत नहीं थे उदय सिंह कि उसको रिटेलिएट कर पाएँ, उसको जवाब दे पाएँ। बाद में क्या होता है, 1576 में हल्दी घाटी का वो युद्ध होता है, और उस युद्ध में जो है उस टाइम तक वहाँ पे राजा बन चुके होते हैं महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप ने इसका बहुत अच्छे तरीके से सामना किया और हल्दी घाटी का एकदम भीषण सा युद्ध हुआ। इसमें उसकी तरफ से, अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खां थे, और इधर जो है महाराणा प्रताप की तरफ से वो खुद और हकीम खां नाम का एक अफ़गानी था, ये इनके साथ था। तो ये दोनों लोग मिलके युद्ध लड़ते हैं। इसके बाद में क्या होता है, ये युद्ध में हार जाते हैं महाराणा प्रताप, और इनको जो है काफ़ी समय जो है जंगलों में गुजारना पड़ता है। हालांकि इसके बाद इन्होंने क्या किया, बहुत ही संघर्षों से जीवन जीते हुए इन्होंने वापस आके और कुछ ही समय में, लगभग साल भर के अंदर बोलते हैं, इन्होंने अपना लगभग 1/3 भाग कब्जा कर लिया था वापस से। और इनकी मृत्यु 1597 तक मानी जाती है। 1597 में उस टाइम तक इन्होंने लगभग संपूर्ण वो जो था इनका चित्तौड़गढ़ का किला था, मेवाड़ का किला था, मेवाड़ का इलाका था, ये सारा लगभग इन्होंने कब्जे में ले लिया था अपने। इसके बाद में और सारे राज्यों को देखते हैं राजस्थान के, तो मेड़ता, रणथंभौर, कलिंजर, मारवाड़, यहाँ सब पे इसको मतलब जितने राजा थे लगभग सरेंडर करते गए। थोड़े बहुत नानकपुर के बाद लगभग सब ने सरेंडर कर दिया, और यहाँ से इसके आगे कोई बड़ा चैलेंज देखने को नहीं मिलता इसके खिलाफ। इसके बाद फिर 1572 में ही, इस युद्ध के पहले ही पहले, ये गुजरात को जीत चुका था। गुजरात में क्या होता है, 1572 में गुजरात को जीत लेता है, सूरत को जीत लेता है, और 1573 में एक वहाँ पे विद्रोह भी होता है। लेकिन फिर इस विद्रोह का भी इसने सक्सेसफुली दमन किया, और पहली बार यहीं इसने समुद्र को देखा, वहाँ पुर्तगालियों से मिला। तो ये ज़रूर पूछता है कि अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा था, तो ये आप याद रखेंगे, जब ये गुजरात विजय की तरफ गया था 1572 में, तब इसने पहली बार समुद्र देखा था या पुर्तगालियों से मिला था। इसके बाद फिर बिहार या बंगाल की तरफ, और एक चीज़ आप ये भी याद रखेंगे कि इसके पहले के लगभग ये जितने मिशन थे इसके, इस सब में ये खुद नहीं जाके लड़ाई लड़ता था, लगभग इसके सेनापति वगैरह ही जाते थे। लेकिन गुजरात के एक्सपीडिशन में अकबर स्वयं गया था। इसके बाद देखते हैं बिहार या बंगाल। तो बिहार या बंगाल के एक्सपीडिशन में इसने क्या किया था, बिहार और बंगाल का प्रांत जो होता था उधर, इसका एक्सपीडिशन इसने 1574 से 76 के करीब में किया था, और उस टाइम पे वहाँ पे शासक हुआ करता था दाऊद खां, उसको इसने हराया था। इसके बाद इसने काबुल, कांधार, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान, इन सारे प्रांतों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और थोड़ा सा देखते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में ये पहुँच के इसने खानदेश को जीता था, इसने दौलताबाद को जीता था, अहमदनगर को जीता था जहाँ की शासिका चाँद बीवी थी, और असीरगढ़ के किले को जीता था। और ये असीरगढ़ का किला जो था, ये इसका अंतिम आक्रमण था। इस आक्रमण के बाद में ये फिर मतलब कुछ इसके आंतरिक कारण भी होते हैं, और ये बहुत परेशान हो चुका होता है, और इसी गम में धीरे धीरे ये 1605 में ये इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु जो है ये अक्टूबर 1605 में होती है, और इसको आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। इसके बाद देखते हैं इसने बहुत कुछ काम किए थे जिनके बारे में लगातार प्रश्न बनते रहे हैं, तो वही हमको पढ़ना है इस वीडियो में, मेनली वही है। ये कहानी तो थोड़ी कम ही पूछी जाती है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसने बहुत सारे सुधार किए थे। सबसे पहला सुधार इसका क्या था, इसने मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था। मनसबदारी व्यवस्था का अर्थ क्या है कि हर उसको जो एक बड़ा पद रखते थे, हर व्यक्ति को जो एक बड़ा पद रखते थे मुग़ल सल्तनत में, उसको क्या किया जाता था, उसको कुछ सैनिक रखने का अधिकार दिया जाता था, कुछ भूमि रखने का अधिकार दिया जाता था। तो इसको जात या सवार वगैरह बोलते थे। बहुत डीप में आपको नहीं जाना है, आपको बस ये जानना है कि वो लोग क्या हुआ करते थे। वो जब राजा युद्ध कर रहा होता है या राजा को युद्ध की ज़रूरत होती थी, तो मनसबदार अपने सैनिकों के साथ में युद्ध में शामिल होते थे और राजा की मदद किया करते थे। ये बेसिकली ऐसे होते थे। और इसने 2-3 चीज़ें दोबारा से शुरू करी। एक तो घोड़ा दागना, हुलिया लिखना, ये आपने पढ़ा होगा। जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था, इसने ये सारी प्रथाएं शुरू करी थी। घोड़े को दागना, सैनिकों का हुलिया लिखना, इसने ये प्रथाएं दोबारा से शुरू कराई। इसके बाद बलबन ने 2 प्रथाएं शुरू कराई थी, सिजदा और पैबोस। ये दोनों प्रथाएं इसने फिर से शुरू कराई। इन दोनों में क्या होता है, सिजदा में जितने भी लोग राजा के पास में आते हैं, जितने भी लोग बादशाह के पास में आते हैं, उनको सिजदा में उसके आगे झुकना होता है। और पैबोस की प्रथा के तहत क्या करना होता है, उसको उनके पाँव को चूमना होता है। तो ये प्रथाएं इसने शुरू कराई थी। इसके बाद देखते हैं समाज में। तो समाज में इसने क्या किया था, समाज में सबसे पहले इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। क्योंकि दासत्व की क्या स्थिति थी सल्तनत काल में, ये आप लोग चिर परिचित हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ रखा है वीडियोज़ में।
तो दास प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगाया, इसने बहुविवाह पर रोक लगाई, विधवा प्रथा जो विधवा विवाह जो था उसको प्रोत्साहन इसने दिया, इसने बाल विवाह पर रोक लगाई और सती प्रथा पर भी रोक लगाई। हालांकि ये जो बहुविवाह वाली चीज़ है ये चूँकि अकबर खुद ही नहीं फॉलो करता था, अकबर ने खुद से ही बहुत सारी शादियाँ कर रखी थी, तो ये लोग भी नहीं फॉलो किए और इसने सती प्रथा पर भी रोक लगा दी थी। इसके बाद देखते हैं तो भूमि सुधार में इसने कई सारे काम किए थे। इसके पहले जो है इसने शुरुआत में तो जब इसका शासन प्रारंभ हुआ तो इसने सबसे पहले तो कर वसूलने के लिए जब्ती प्रणाली लगाई। जब्ती प्रणाली के बारे में बहुत नहीं जाना है, बस नाम इसका याद रखें। दूसरे में क्या हुआ, इसने जब शासन हुआ तो शुरुआत में तो जब्ती प्रणाली कुछ समय के लिए इसने लगाई, साथ ही साथ इसने कुछ जो विद्वान थे उनसे पूछा और उनसे सलाह मशवरा करके एक नई पद्धति डेवलप की, एक नया तरीका वो किया, ये आपका लगान वसूलने का। इसको बोला जाता है दहशाला बंदोबस्त। इसी को टोडरमली व्यवस्था, जैसे कि मैंने लिख रखा है, ये टोडरमली व्यवस्था भी इसी दहशाला बंदोबस्त को बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो आपकी किसी भी खेत के लगान को तय करने के लिए क्या करते हैं, उसके पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को देखते थे कि पिछले साल इसने इस खेत में कितना गेहूँ उपजा है, उसके पिछले साल कितना गेहूँ उपजा है, उसके पिछले साल कितना गेहूँ उपजा है। इस तरीके से 10 साल के उपज का जो है इसका औसत निकाला जाता था और उसका 1/3 जो है ये लगान के रूप में लिया जाता था। और इस व्यवस्था को लागू करने में, इस व्यवस्था को बनाने में जो 2 विद्वान थे, एक तो थे टोडरमल और दूसरे थे शेख मुबारक। ये दोनों ही नाम बड़े इंपॉर्टेंट है और आगे आप देखने को मिलेगा आपको। इसके बारे में भी और भी बताऊंगा आगे, थोड़ा सा जब नवरत्नों के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये आप याद रखेंगे कि इसको टोडरमली व्यवस्था भी बोला जाता है। इसके बाद इसने स्थापत्य की कला के क्षेत्र में भी काफ़ी सारे कार्य किए थे, काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई थी इसने। तो सबसे पहला इसने आगरा का लाल किला बनवाया था। अब इसको याद करने की ट्रिक ये है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, आगरा का लाल किला, फिर दिल्ली का लाल किला, अकबर में और शाहजहाँ में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आप ये याद रखें, इसने आगरा में सिर्फ एक चीज़ बनवाई थी, लाल किला, और बाकी लगभग सारी चीज़ें जितनी हैं वो सारी शाहजहाँ की बनवाई हुई हैं। इसके बाद इलाहाबाद का किला इसने बनवाया हुआ था, इसने लाहौर का किला बनवाया हुआ था, इसने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना करी थी, इसने दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, इसने वहाँ पे जो है पंचमहल का निर्माण कराया था, इसने जोधाबाई का महल बनवाया था। और गुजरात विजय के पश्चात इसने ये गुजरात जीत के बड़ा खुश हुआ था, तो इसने 2-3 काम किए थे। सबसे पहले वहाँ पे जो है फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, और दूसरा क्या किया था, जो अब्दुल रहीम करके लड़का था बैरम खां का, उसको इसने खाने खाना की उपाधि दी थी। तो ये 2 काम इसने गुजरात विजय के पश्चात किए थे, आप याद रखेंगे। इसके बाद क्या करता है ये, इसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था इसने, ये लास्ट इसकी वो है, याद रखेंगे आप। इसके बाद चित्रकला में देखते हैं तो इसके उसमें बहुत ज़्यादा जाना नहीं है, बस आप ये याद रखें, अब्दुल समद, दसवंत और बसावन नाम के 3 जो है चित्रकार जो है इसके दरबार में देखने को मिलते हैं। अब्दुल समद, दसवंत और बसावन, इनके नाम आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसके बाद आप जब शाहजहाँ को पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी थोड़े से चित्रकार आएंगे और उनके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा उसमें, तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप याद रख सकते हैं इसके नाम। इसके बाद संगीत में देखना है तो इसके दरबार में इसके एक नवरत्नों में शामिल थे तानसेन। तानसेन को कई सारे रागों का जो है रचयिता माना जाता है, कई सारे रागों के आविष्कारक माने जाते हैं तानसेन। बैजू बाबरा इसी के समकालीन थे। बाज बहादुर, बाबा रामदास के बारे में आप सभी जानते हैं, ये तानसेन के गुरु थे। और ये सारे जो हैं ये लगभग इसके समकालीन हुआ करते थे। अकबर जो है इसके बारे में बहुत कुछ, ये बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ये नगाड़ा बढ़िया बजाता था, ये नगाड़े को बजाता था और इसको शौक था। तो देखते हैं इसके नवरत्नों के बारे में, लास्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। तो इसके नवरत्नों में सबसे पहले था बीरबल। तो बीरबल को राजा बीरबल भी कई जगहों पे लिखा हुआ है, और इसका नाम असली नाम महेश दास था। ये दीन इलाही ज्वाइन करने वाला, दीन इलाही इसका बनाया हुआ धर्म था अकबर का, और इसने जो है ये अकेला हिंदू था जिसने इसको ज्वाइन किया था। लगभग 15-16 ही लोग टोटल ज्वाइन ही किए थे इसको। और इसकी हत्या जो है यूसुफ जई कबीले ने कर दी थी। इसकी मृत्यु के पश्चात कहा जाता है अकबर बड़ा दुखी हुआ था, और ये भी एक कारण बनी थी इसके बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में ही मर जाने का एक कारण ये भी था। दूसरा था मान सिंह। तो मान सिंह के बारे में आप लोगों ने जैसे पहले भी पढ़ा, ये राजा भारमल का पौत्र था, भगवान दास का पुत्र था, और अकबर का सेनानायक या सेनापति था। इसके बाद देखते हैं तानसेन। तो तानसेन जो थे ये थे रामतनु पांडे, इनका असली नाम था, और इनके गुरु हुआ करते थे हरिदास। ये इनको कंठाभरणवासी विलास की उपाधि मिली हुई थी, और ये जो है ये रीवा के जो है एक कोई राजा हुआ करते थे, रीवा रियासत जो है आपके मध्य प्रदेश में, यहाँ के कोई राजा हुआ करते थे, पहले उनके दरबार में रहा करते थे। उसके बाद वहाँ से अकबर के दरबार में आए थे, और इन्होंने कई सारे रागों की जो है आविष्कार किया था इन्होंने। मियाँ की टोही, मियाँ मल्हार,
मियाँ सारंग, दरबारी कन्नड़ा, ये सारे जो है इन्हीं तानसेन के बनाए हुए राग हैं। इसके बाद देखते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये जो है ये बैरम खां के पुत्र थे अब्दुल रहीम खाने खाना, और इनको जो है खाने खाना की पास ने गुजरात के विजय पर दी थी, और ये बहुत अच्छे कवि और इतिहासकार माने जाते हैं। फिर देखते हैं अबुल फजल। तो जिन शेख मुबारक का जिक्र अभी हमने पढ़ा टोडरमली व्यवस्था में या फिर दहशाला बंदोबस्त में, उसमें एक टोडरमल थे और दूसरे थे शेख मुबारक, जिसने उस व्यवस्था को बनाने में मदद करी थी। तो इस शेख मुबारक के दो पुत्र थे, एक अबुल फजल को पढ़ते हैं, कभी आगे बता रहा हूँ आपको। तो ये अबुल फजल थे और दूसरे हैं ये एक फैजी, ये बड़े फैजी थे, छोटे अबुल फजल थे। तो ये जो थे ये इसके जो दरबार में ये इतिहास और दर्शन के विद्वान थे, और इसने दो पुस्तकें लिखी हैं, मतलब एक पुस्तक लिखी है जिसको बोलते हैं आईने अकबरी, इसका शायद द्वितीय या तृतीय खंड को अकबरनामा बोला जाता है। तो ये इसी की लिखी हुई, ये इसी अबुल फजल की लिखी हुई पुस्तक है, क्योंकि अकबर जो था ये अंगूठा टेक था, इसको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था। और इसकी क्या होती है, अबुल फजल की 1602 में हत्या हो जाती है। एक वीर सिंह बुंदेला नाम का एक सरदार होता है, तो सलीम जो होता है इसका लड़का, जहांगीर जो होता है उसका बचपन का नाम सलीम था, तो उसने जो है वीर सिंह बुंदेला उसका साथी हुआ करता था, तो उसके कहने पे वीर सिंह बुंदेला ने इसकी 1602 में हत्या कर दी। और इस हत्या के बाद में मतलब अकबर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था, और इसके बाद में फिर बहुत कहीं ये एक्सपेडिशन पे नहीं निकलता है, कहीं कुछ राज्य जीतने की कोई कोशिश नहीं करता, उसके बाद फिर बैठ जाता है, और अंततः लगभग 3 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखते हैं फैजी के बारे में। फैजी जो था ये शेख मुबारक का बड़ा लड़का हुआ करता था, ये राजकवि था इसका, और इसने कई सारे ग्रंथों का, बहुत सारे ग्रंथों का अकबर ने अनुवाद कराया था फारसी में, तो ये इसने किया हुआ था। इसके बाद देखते हैं टोडरमल। तो टोडरमल जो थे ये दरअसल पहले शेरशाह सूरी जो हुआ करता था ये उसके दरबार में भी काम कर चुके थे, तो उसके दरबार का भी इनको जो है अनुभव था, और इसी वजह से इसने ये जो है अकबर के दरबार में भी अकबर ने इन्हें रखा हुआ था, क्योंकि इनका अनुभव अच्छा था, और इन्होंने ये दशाला बंदोबस्त इन्हीं की देन है, इन्हीं का लाया हुआ था। इसके बाद दो लोग और हमको पढ़ने हैं, एक हकीम हुमाम और मुल्ला दो प्याजा। पहले देखते हैं मुल्ला दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा जो थे ये बुद्धिमान व्यक्ति थे और वाक्पटुता में बड़े निपुण थे। जो बातें हुआ करती थी उसमें बहुत तेज़ी से जवाब दिया करते थे, तो इस वजह से ये अकबर को बड़े प्रिय थे। तो अकबर ने इनको अपने उसमें अपने नवरत्नों में शामिल किया हुआ था। इसके बाद थे हकीम हुमाम। तो हकीम हुमाम इसके रसोई घर के प्रबंधक हुआ करते थे, और कहा जाता है खाने वगैरह बहुत अच्छे बनाते थे, इस वजह से अकबर को ही पसंद थे। अब लास्ट में थोड़ा सा जो है अकबर के जीवन के बारे में थोड़ा सा उन फैक्ट्स को देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और इनसे जुड़े प्रश्न बनते रहे हैं। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर। तो 1542 में क्या होता है, अकबर का जन्म होता है। 1556 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1560 में बैरम खां का पतन होता है, बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। 1562 में इसने दास प्रथा का अंत किया, और 1563 में इसने अपनी पत्नी के कहने पे तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, और 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी नाम के नगर की स्थापना करी थी। इसके बाद में 1573 में क्या होता है, इसने यहाँ पे जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। 1575 में इसने क्या किया, इसने एक इबादत खाना नाम की चीज़ स्थापित की, इबादत खाना नाम की जगह स्थापित की। और इसमें क्या करता था ये अकबर, ये जो हर धर्म के विद्वान लोग हुआ करते थे, शुरुआत में तो इसने मुस्लिम धर्म के ही विद्वानों को बुलाना शुरू किया, और वहाँ पे बुला कि वो आपस में चर्चाएँ कराता था, और उसमें जो है ये लोगों से चर्चाएँ कराता था, और इसको जिसका मत पसंद आता था उसको विजेता घोषित करता था। इस तरीके की कुछ चीज़ें चला करती थी वहाँ पे। इसके बाद फिर 1578 में क्या करता है, ये इबादत खाना ये सारे धर्मों के लिए खोल दिया जाता है। और फिर धीरे धीरे चीज़ें कुछ ये भी होती हैं कि इसने जो है मजहर की घोषणा कर दी, इसने खुद से अपनी राय बनाना शुरू की। और फिर इसने इबादत खाने में क्या किया, ये मजहर का मतलब यही है कि इसने खुद का मत सर्वोच्च रखना शुरू किया। इसमें ये सारी बातें सुनता था, और लास्ट में जो अपना मत देता था वही मान्य माना जाता था। इसके बाद में 1580 में इसने दशाला बंदोबस्त लागू किया। 1582 में इसने दीन इलाही नाम का धर्म शुरू किया, और इसमें सिर्फ 18 लोग ही जुड़े टोटल। 1583 में इसने इलाही सम्मत शुरू किया। 1585 में इसने अपनी राजधानी परिवर्तित करके लाहौर में स्थापित कर दी, और 1601 में इसका अंतिम आक्रमण होता है असीरगढ़ के किले पे, और 1605 में फाइनली इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।